हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला इंग्लिश डिसिप्लिन सब्जेक्ट ब्रिटिश लिटरेचर का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, ब्रिटिश लिटरेचर सब्जेक्ट में यू हैव पोएट्री एंड यू हैव अ प्ले, और जो पोएम्स हैं दे आर फ्रॉम द रेनेसांस पीरियड, एंड देन यू हैव 18th सेंचुरी पोएम्स एंड यू आल्सो हैव रोमांटिक एज पोएम्स। उसके अलावा जो प्ले है आपके सिलेबस में दैट इज ओथेलो। तो गाइस, हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपसे पिछले बैच के जो एग्जाम्स थे वो ऑनलाइन मोड में हुए थे, इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर है। रिगार्डलेस गाइस, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है क्योंकि आप समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं, आज हम एक सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन पेपर जो बहुत सर्कुलेट हो रहा है ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्वेश्चन पेपर शेयर हुआ है जिसमें 2019 लिखा हुआ है, गाइस ऐसा है 2019 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, ये बात सही है, और इस क्वेश्चन पेपर पर भी 2019 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर के पैटर्न से आपको फेमिलियर तो होना पड़ेगा गाइस। आप इसको समझिए, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस हैं दे कैरी 10 मार्क्स ईच, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं दे कैरी 15 मार्क्स ईच। उसके बाद गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, you have to write short critical notes on, or you have to answer the questions that follow. तो first question देखिए, saucy, pedantic, wet, go, chide, late school boys and sour apprentices, go tell court huntsmen that the king will ride, call country ants to harvest offices. ये क्वेश्चन गाइस आपके सिलेबस में है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ स्पेशली जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उनको आप ढूंढते रहेंगे अपने स्टडी मटेरियल में, और अगर आपको आंसर मिल भी जाता है गूगल से, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। उसके बाद गाइस ये देखिए, My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, then her breasts her dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. ये पोएम आपके सिलेबस में है, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सेकेंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का आपके सिलेबस में नहीं है। एंटोनियस बॉर्न, आई थिंक बेहतर होगा मैं नहीं पढ़ूं इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है। कुल मिला के गाइस, सिलेबस रिवाइज हुआ था, कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हटाई गई होंगी, तो कुछ स्टूडेंट्स को इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट थिंग आई मेड श्योर कि मैं आपको बताऊं। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया है जिन स्टूडेंट्स ने पूछा था। अब हम चलते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पर। देखिए, एक क्वेश्चन आज हम करेंगे, कंपेयर द डिपिक्शन ऑफ लंदन इन ब्लेक्स लंदन विद दैट इन वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो ये जो पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, उसमें से 2 पोएम्स ली गई हैं इस क्वेश्चन में। विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई लंदन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी हुई पोएम कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। आपको गाइस क्या करना है, दोनों पोएम्स में इनके रिस्पेक्टिव पोएट्स ने लंदन को डिपिक्ट किया है, आपको उस डिपिक्शन को कंपेयर करना है, और मोस्ट लाइकली ये एक कंट्रास्टिंग कंपैरिजन होगा, जैसे अभी आप देखने वाले हैं आंसर में। तो आइए गाइस हम आंसर देखते हैं।
ऑलराइट, सो पहली चीज ये है गाइस, आपको पता होना चाहिए कि जो पोएम्स की बात हुई है यहाँ पे, लंदन और कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, इन दोनों में बेसिक आइडिया पोएट क्या कन्वे करना चाहता है, इन चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए हमको, तभी हम ये समझ पाएंगे। लंदन जो पोएम है विलियम ब्लेक ने लिखी है। इसकी जो पहली लाइन है, कहाँ से स्टार्ट होती है पोएम, देखिए। आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट near where the chartered Thames does flow। और ये पूरी पोएम है गाइस, ठीक है। और जो सेकंड पोएम है which is written by William Wordsworth, it begins with earth has not anything to show more fair, dull would be he of soul who could pass by a sight so touching in its majesty। अगर किसी ने प्रेपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है या उनको ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अगर लेमैन की टर्म्स में मैं कहूँ, किसी जगह को अगर आपने डिपिक्ट करना है, तो इस केस में मान लीजिए एक पोएट ने बोला अरे वाह क्या बात है, ये लेमैन की टर्म्स में बोल रहा हूँ, इसको एग्जाम में मत लिखिएगा। और दूसरा पोएट उसी चीज को, उसी जगह को कहता है अरे ये क्या, इतना गंदा। तो आप समझ रहे हैं ना, कंट्रास्टिंग कंपैरिजन हो गया ना, दोनों का डिपिक्शन जो है कंट्रास्टिंग है। सी द डिपिक्शन ऑफ लंदन इन ब्लेक्स, जो पोएम लंदन है उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए, चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। दोनों पोएम लिखने का टाइम अलग अलग है, एज इन ईयर अलग अलग है, लेकिन जो मेन अंडरलाइंग थीम है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। विलियम ब्लेक अपनी पोएम में लंदन सिटी को डिस्क्राइब करते हैं, वो स्टार्टिंग में बोलते हैं चार्टर्ड स्ट्रीट्स, जैसे मैंने अभी पोएम में पढ़ा। चार्टर्ड का जो ओरिजिनल मीनिंग है यहाँ पे वो ये है, अ चार्टर वाज ओरिजिनली अ रिटन ग्रांट ऑफ राइट एंड फ्रीडम्स गिवन बाय द किंग और अदर अथॉरिटी टू अ टाउन और अ बरा। यहाँ पर BORUGH, इट्स अ टाउन और एन एरिया इनसाइड अ लार्ज टाउन। तो कहने का मतलब है जो चीज नेचुरली फ्री और ओपन होनी चाहिए थी, कुछ जगहों को, कुछ स्ट्रीट्स को या कुछ लोगों को एक्सक्लूसिव राइट्स दी गई, लेकिन पोएट का यहाँ पे जो सोचने का तरीका है वो उसे किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि डिवीजन हो रही है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यहीं से उन्होंने अपनी पोएम शुरू की है, तो आप लिख सकते हैं, Blake begins by describing the city of London as being divided or chartered as certain kind of restrictions were placed। अब ये हमको पता है कि लंदन एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द रिच एंड द पुअर। अब जब वो लंदन की स्ट्रीट्स में से होके जाते हैं नियर द प्लेस वेयर द रिवर थेम्स फ्लोज, क्योंकि उन्होंने थेम्स के बारे में भी लिखा है, वेयर द चार्टर्ड थेम्स फ्लोज, वो कहते हैं he comes across weak and miserable people marked by woe and sadness। तो अगर आपने पोएम ठीक से पढ़ी है गाइस, ये चीजें बहुत एविडेंट है पोएम में। ये देखिए, वो कहते हैं, आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो, इन मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। ये पूरी पोएम में जो इमेजरी यूज हुई है वो आप देख सकते हैं, क्राइज की बात हुई है, सेकंड स्टांजा में देखिए क्राइज की बात हुई है, इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, फिर आगे लिखा है द माइंड फॉर्ज मैनिकल्स आर हियर, चिमनी स्वीपर्स क्राई, ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, फिर हैपलेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। किसी भी स्टैंजा को आप देख लीजिए, क्राई, टीयर, कर्स जैसी इमेजेस या वर्ड्स पोएट ने यूज किए हैं, उसी से आपको आइडिया लगता है कि वो किस टोन में लंदन को डिपिक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, द सिटी appears to have been inhabited by people with closed minds as if their minds have been shackled as mind forged manacles। ये जो पोएम से फ्रेज लिया हमने, ये बहुत अच्छा तरीका है जब भी आप आंसर लिखें, जो फ्रेजेस वर्ड्स आपको पोएम से याद हैं वो उन्हें आप यूज कीजिए, उससे आपका आंसर और ज्यादा अच्छा बनेगा। उसे इन्वर्टेड कॉमर्स में इंक्लूड कीजिए।
तो what does this imply? This implies the limitations imposed by those in authority. किस लिए? To control the minds of the people as well. इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे थी, इसीलिए जिस टोन में पोएट पोएम लिख रहे हैं या लंदन को डिपिक्ट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि विलियम ब्लेक shows contempt for all kind of restraints as they lead to general suffering. लेकिन इसके कंपैरिजन में, इसके कंट्रास्ट में अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम देखते हैं, पोएम का नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो यहाँ पर जो लेमैन टर्म्स में मैंने बोला था, अरे वाह क्या बात है ना, कि एग्जाम में लिखिएगा नहीं, ये समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम में आपको किस टोन में कंपैरिजन करना है। वो कहते हैं अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। यहाँ पे हर चीज में वाहवाही हो रही है, जिसको आप देसी भाषा में बोलते हैं, है ना। वो कहते हैं इतनी अच्छी साइट है कि डल वुड बी ही ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट, यानी इतनी अच्छी साइट है अगर कोई यहाँ से गुजरे और उसको ये साइट अच्छी ना लगे, है ना, अगर ये साइट उसको टच नहीं करती है, देन दैट सोल इज डल। इतनी बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं उस सीन की जो पोएट उस समय देख रहे हैं और साथ साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। तो अब इमेजेस को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर क्राई, टीयर्स, ब्लड जैसे शब्द यूज नहीं किए हैं, कर्स जैसा शब्द यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। पहले वर्ड यूज हुआ है फेयर, अब यहाँ पे है द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, साइलेंट, बेयर। उसके बाद कहते हैं कि शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। और यहाँ पे और कितनी पॉजिटिव टोन में बातें की हैं, देखिए, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। तो कहने का मतलब है ये सुबह का टाइम है जब अपेरेंटली पूरा शहर सो रहा है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं, इसीलिए एयर को स्मोकलेस बोला गया है। सिंस एयर पोल्यूटेड नहीं है, कोई स्मोक नहीं निकल रहा, इसीलिए दूर दूर तक जो भी आप देख रहे हैं, शिप्स हों, टावर्स हों, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, वो एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं फील्ड्स में। उसके बाद कहते हैं नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली, वर्ड नोटिस कीजिए, इमेजरी देखिए, ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल। Never saw I, never felt a calm so deep. Calmness की बात हो रही है, tranquility की बात हो रही है। The river glideth at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep. All that mighty heart is lying still. यानी कि अभी जो शहर है वो सो रहा है, ठीक है, सारे लोग सो रहे हैं, कामनेस है। तो हर वर्ड जो यूज किया गया है वो पॉजिटिव टोन में यूज किया गया है। तो इसी को समझते हुए आप इसका आंसर लिखेंगे, देखिए, ऑन द अदर हैंड वर्ड्सवर्थ डिपिक्शन ऑफ लंदन इज रादर ब्यूटीफुल। खुद पोएम में भी उन्होंने ये वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, है ना, फेयर, ब्यूटीफुल, calm, smokeless air. As he writes that there is nothing comparable to the beauty of the early morning scene, जिसको पोएट एंजॉय कर रहे हैं, when stillness envelops the city. कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई chaos नहीं है, इंडस्ट्रीज अभी शुरू नहीं हुई है, फैक्ट्रीज, आवाजाही कम से कम है या है ही नहीं इस समय। And further adds that the one who would not be touched by its beauty would indeed be dull and soulless. यानी वो सीन पोएट को इतना अच्छा लगा, वो कहते हैं अगर ये किसी को सीन अच्छा नहीं लगा ना, वो जो इंसान है वो डल है और सोललेस है। इतना स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन पोएट्स ने किया है। उसके बाद कहते हैं मॉर्निंग इज लाइक अ ड्रेस, मॉर्निंग इज लाइक अ ड्रेस covering the city beautifully, and the beauty is contained in the moment of silence, which speaks volumes of the unity between nature and society. अब इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करिएगा, अगर ज़रूरत है तो करिए। ऐसा भी हो सकता है ना गाइस, किसी जगह को आप एक टाइम पे देखें जब वहाँ पर बहुत एक्टिविटी हो रही है और पोल्यूशन है, आवाजाही बहुत है, केओटिक एटमॉस्फेयर है,
तो देखने का नज़रिया वैसा हो सकता है उस समय। और सेम जगह को अगर आप अर्ली मॉर्निंग में देखें, जब स्टिलनेस है, एकदम साइलेंस है, तो आपको वो चीज़ अच्छी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग पोएट्स हैं, दोनों का अलग टेम्परामेंट है, टोन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी बनता है। फिर कहते हैं द एयर एट दैट मोमेंट इज फ्री फ्रॉम स्मोक। हमने पढ़ा था पोएम में एक फ्रेज है स्मोकलेस एयर। एंड thus the overhead sky and the wide fields can be seen clearly। तो आपको कंपैरिजन करना है। ऑब्वियसली ये डिसिप्लिन इंग्लिश पेपर है, इसमें पॉइंट्स तो आप शायद ही लिखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ABC करके पॉइंट्स लिखूंगा 1 2 3 करके, आई डोंट थिंक इंग्लिश पेपर में ऐसा आपको लिखना चाहिए। कंपैरिजन ऐसा ही होता है कि वाइल ब्लेक अपनी पोएम में ये कहते हैं, वेयर एज वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम में ये कहते हैं। So while Blake further mentions in London that poverty is a man-made creation, and then talks about the young children forced to work as chimney sweepers। इसके बारे में गाइस हमने शायद बात नहीं की है, तो आप दोबारा पोएम देखिए। सेकंड स्टैंजा में पोएट बात करते हैं in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind forged manacles are here। यानी ऐसा लगता है कि उनके जो माइंड है वो भी कंट्रोल किए जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में बात होती है चिमनी स्वीपर्स की, जिसमें पोएट कहते हैं हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। अब अपेरेंटली चिमनी स्वीपर्स ये छोटे बच्चे हैं जो या तो पॉवर्टी स्ट्रिकन है इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, या उन्हें फोर्स किया जा रहा है। लेकिन रिगार्डलेस ये जो काम है वो ही कर सकता है जो जिसकी हाइट छोटी हो, है ना। अगर चिमनी को साफ करना है तो चिल्ड्रन आर द वंस हु फिट द बेस्ट। तो चिमनी स्वीपर्स जो बच्चे हैं उनकी क्राइज पोएट को सुनाई देती है, क्योंकि ये काम एक तो ऐसा है, सेकेंडली हो सकता है उन्हें फोर्स किया जा रहा हो। एंड एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, यानी जो क्लर्जी है उनके ऊपर भी एक कमेंट है। फिर कहते हैं एंड द हैपलेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। अब इस बात को समझिएगा, सोल्जर्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द आर्मी, लेकिन अगर वॉर जीती जाती है तो किंग का फायदा, अगर हारी जाती है तो किंग का क्या नुकसान हुआ। इवेंचुअली इट इज अ सोल्जर्स हु आर डाइंग, तभी उनके ब्लड की बात हुई है कि दैट देयर ब्लड रन्स डाउन इन पैलेस वॉल्स। इवन लास्ट सेंसा में भी ये भी देख लीजिए, but most through midnight streets are here how the youthful harlots curse। harlots means prostitute, जिन्होंने कर्स किया है उनके कर्स की बात हो रही है। blast the newborn infants tear and blight with plagues the marriage hearse। यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज है वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है, या कह लीजिए कि उसमें लव नहीं है, बॉन्ड होता है लव का विद इन अ मैरिज वो भी नहीं है। इन चीजों का डिस्क्रिप्शन पोएट ने इसमें किया है, तो आप आंसर देखिए। हम यहाँ पर बात कर रहे थे गाइस, द क्राइज ऑफ द स्मॉल किड्स हु हैव टू क्रॉल अप इनसाइड द चिमनीज टू क्लीन देम blacken the walls of the church, adding that the ignorance of the clergy of the time is shocking। कि आप चर्च में भी अगर ऐसा काम उस समय हो रहा था तो the poet finds it shocking। Blake uses the technique of synesthesia to describe the cries of the chimney sweepers and the sigh of soldiers whose condition is also pitiable। हमने बात की है कि the soldiers are the one who shed their blood to keep the monarch safe within the palace walls। इसीलिए बोला गया है कि soldiers blood runs down the palace। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कंपैरिजन ऐसे ही करेंगे आप, एक पॉइंट को उठाइए उस पोएम में, इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा पॉइंट है जो कंट्रास्टिंग है दूसरी पोएम में उसे लाइए और ये आप कंपैरिजन कीजिए। ऑन द अदर हैंड Wordsworth further mentions in his poem का नाम, that the ships, towers, domes, theaters and temples seem to be bright and glittering। ये हमने पोएम में देखा था।
in the smokeless air. और जो sestet है यानी कि लास्ट की जो 6 लाइनें हैं, the sestet reinforces the uniqueness of the experience through the repetition of never. ये देखिए एक ही लाइन में पोएट ने नेवर को रिपीट किया है. वो कहते हैं नेवर सॉ आई, नेवर फेल्ट अ calm so deep. यानी वो इस चीज पर एम्फोसिस कर रहे हैं, जो फीलिंग्स उनकी उस समय है उन्हें एम्फोसाइज कर रहे हैं. तो दिस एक्सपीरियंस becomes special in the poet's life as it spreads calmness and tranquility that he experiences. इसके बारे में हमने जस्ट अभी बात की है. In contrast to this lovely and beautiful experience of Wordsworth, हमने स्टार्टिंग में लेमैन टर्म्स में बात की थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये पोएम्स नहीं पढ़ी हैं. मैंने कहा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डिपिक्शन है लंदन की, कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वो ऐसे है कि अरे वाह क्या बात है, लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है. और विलियम ब्लेक लंदन को डिपिक्ट करते हैं अपनी पोएम में, तो वो ये चीज़ें बताते हैं, देखो यहाँ पे ये है, लोगों की हालत ये है, कंडीशन ये है. चिमनी स्वीपर्स की बात करते हैं, सोल्जर्स की बात करते हैं, प्रोस्टिट्यूट की बात हुई है, ठीक है, मैरिज हर्स की बात हुई है. तो in contrast to this lovely and beautiful experience of Wordsworth, Blake further adds that what affects him the most is a condition of the young prostitute when he sees her as he walks through the streets at midnight and hears a child crying. तो हमने हार्लेट्स कर्स की बात हुई थी, वो लाइन यहाँ पे आई है, she curses the institution of marriage as a child's father is nameless. अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ये जो चाइल्ड है is he or she, I mean, is a baby born to the harlot or a married woman, लेकिन regardless she curses the institution of marriage and thus a child has no future. The prostitute curses the hearse of marriage or married love, ये just मैंने अभी बोला, as men visit prostitutes due to a loveless and unhappy marriage who give birth to a child. ठीक है, उसके बाद आगे देखिए लास्ट में गाइस जरूरी है कि आप थोड़ा कंक्लूडिंग टोन में अपने आंसर को एंड कीजिए. इन कंक्लूजन और वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिए प्लीज. इन कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू ब्लेक, the institutions of power such as the church and the state are ignorant. किसके प्रति? Towards a social injustice and poverty, and the people in the city of London are in a miserable condition. So those who are in authority, they are ignorant towards these things. So whether it is an infant or a man, chimney sweeper or the soldiers or the prostitutes, the institutions of power are in a way responsible, क्योंकि वो ही सिटी को मैनेज कर रहे हैं. अगर ये कंडीशंस वहाँ प्रिवेल कर रही हैं तो पोएट उन्हें इसके रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ठहराते हैं. इसके कंट्रास्ट में ऑन द अदर हैंड, अपार्ट फ्रॉम द कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड्सवर्थ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताते हैं जब वो डिपिक्ट करते हैं लंदन को, दिस इज टोटली डिफरेंट. Even he talks about the sun and says that the sun has never shone more beautifully over the valleys, rocks and hills. And the last 3 lines express a sense of gratitude to God. Thus हम कह सकते हैं कि ब्लेक का डिपिक्शन जो है लंदन का, वो that is in complete contrast to that of Wordsworth. ब्लेक का डिपिक्शन जो है इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज रियलिस्टिक, लेकिन वर्ड्सवर्थ का जो डिपिक्शन है that may be interpreted as beautiful, as vast from a different point of view. इसी की मैंने पहले बात की थी. हो सकता है कि वो टाइम ऐसा हो या एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पोएट ने देखा, इसलिए उनका जो नज़रिया है या जो उनके व्यूज़ हैं जो डिपिक्ट किया है, द वे ऑफ डिपिक्शन इज डिफरेंट, है ना. As he composed this sonnet while passing through London, he was on his way and he passed through London. That is when he composed this poem. Alright guys, this is it in this video. इसमें हमने एक question discuss किया है. In the next video, we are going to discuss some more questions from this question paper.
Guys, if you like the video, please subscribe to our channel, and if you have any queries, please feel free to write in the comment section, and thank you for watching.